अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एनजी खान एकेडमी। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस लेक्चर में देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इनका होना ज़रूरी है। ज़रा गौर से तवज्जो से देखें आप। 4 चीज़ों का जिक्र इससे पहले लेक्चर में हमने किया था, अभी उन्हीं चारों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तवज्जो से देखे शाबाश। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होगा, गौर करें शाबाश। पहली बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये क्या होगा? फिक्स इनटू ग्लूकोज। इसका कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा? ये ग्लूकोज में फिक्स हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे, एमसीक्यू आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो कि ये कार्बन और ऑक्सीजन ये ग्लूकोज में कैसे फिक्स होगा, तो आपने कहना है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन डार्क रिएक्शन, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन डार्क रिएक्शन, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। तो 2 बातें सीख लें। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है और ये कार्बन और ऑक्सीजन इसका ग्लूकोज में फिक्स हो जाता है। लुक एट पॉइंट नंबर 2, रोल ऑफ वाटर। रोल ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या कमाल है। अच्छा, एक चीज़ आपने और भी सीखनी है, कौन सा रिएक्टेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट, ये कहाँ से आ रहा है, इसको भी ज़रा आपने जहन में रखना है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आता है फ्रॉम इन्वायरमेंट। मेनली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? फ्रॉम एनवायरनमेंट। एक बात आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन से भी प्रोड्यूस होता है, तो वो भी यूज़ हो सकता है, वो कंपनसेशन पॉइंट में यूज़ होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इसका सोर्स क्या है? वो इन्वायरमेंट है जो एनिमल्स के रिस्पायरेशन से रिलीज होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस? तो वाटर आएगा कहाँ से, पहले ये देखते हैं। तो वाटर होता है फ्रॉम सॉइल, सॉइल से आता है। रूट्स इसको क्या कर रहे हैं? रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट के लिए, और ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी, देखें ज़रा गौर से। पहली बात इसमें भी ये होगी, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कि ये भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस का क्या है? एक रिएक्टेंट है, फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है। ज़रा गौर से देखें आप, फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है और इसमें जो ऑक्सीजन है, क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। जो फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन होता है बाय प्रोडक्ट, जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है? इट कम्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर से आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 2 बातें हैं यहाँ। ऑक्सीजन 2 जगहों पे है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। सोचने की बात है कि बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन है ये किस से आया है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? मैंने तो यहाँ लिख लिया कि वाटर से। इसको प्रूफ करने के लिए 1930 में वेन नेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वेन नेल ने 1930 में एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ज़रा गौर से देखिएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा ओवरऑल रिएक्शन को दोबारा से लिख लूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड दिस विल गिव यू C6H12O6 प्लस
वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस इससे पहले मैं कर चुका हूँ इसको, यहाँ सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को शो करना। अब क्या हुआ, वेन नेल ने ऐसे किया, इधर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स को यूज़ किया। इस ऑक्सीजन को अगर मैं मार्क करूँ 16 से तवज्जो रखें, शाबाश, गौर से स्क्रीन की तरफ देखें। इस ऑक्सीजन को अगर मार्क करें ऑक्सीजन 16 से, और आपके पास ये, और इस ऑक्सीजन को मार्क करें ऑक्सीजन 18 से, फिर प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन आ गया ऑक्सीजन 16 और ये आ गया 18, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, ज़रा गौर से देखें स्क्रीन की तरफ। ये जो ऑक्सीजन है तो ये वाला आइसोटोप वो यहाँ आ गया ना, तो इसलिए ये यहाँ डिसाइड हुआ कि ये जो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये वाटर से आ रहा है। फिर इसने इस रिएक्शन को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए किया, और इस बार ऐसे किया कि इस ऑक्सीजन को मार्क किया 18 से और इसको मार्क कर दिया 16 से। अब इस ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 18 आया और ये 16 आ गया, तो फिर से पता चल रहा है एक ग्रुप में जब वाटर का ऑक्सीजन 18 से मार्क था तो बाय प्रोडक्ट भी 18 वाला आया। दूसरे ग्रुप में जब वाटर का ऑक्सीजन 16 से मार्क था तो बाय प्रोडक्ट भी हमारे पास 16 वाला आया। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो ये चीज़ यहाँ इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। वेन नेल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, इसको जहन में रखें। वेन नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज़ के ऊपर, टू कंफर्म दैट बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर और फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कंफर्म ये हुआ कि द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। चलें जी, आइए नंबर 3 रिक्वायरमेंट्स की तरफ। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ क्या है, वो है रोल ऑफ सनलाइट। रोल ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, तो देखें, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइट हमारे पास ड्यूल नेचर का है, ठीक है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल भी है। यहाँ लाइट का कौन सा नेचर यूज़ होगा, याद रखिए कि इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट यूज़ होगा। शाबाश, MCQ में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप इसको याद कर लें, वेव नेचर ऑफ लाइट होगा। अब ये वेव लेंथ, डिफरेंट वेव लेंथ के फॉर्म में लाइट होती है, तो इधर यूज़ होगी विजिबल लाइट। कौन सी लाइट यूज़ होगी, विजिबल लाइट। और बच्चे विजिबल लाइट का जो रेंज है वो आपने याद करना है, 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। और ये एक सीक्वेंस में आपने इसको याद करना है। फार्मूला आपके पास यहाँ पे उस सीक्वेंस का क्या है, ज़रा नोट करें। शॉर्टर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ, और यहाँ आपको फिर एनर्जी की रिलेशन पता होने चाहिए। ज़रा गौर से देखें, द फार्मूला इज़ वेब गियर। फार्मूला क्या है, वेब गियर। ये वेब गियर क्या है, गौर से स्क्रीन की तरफ देखें। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पास 7 कलर्स हैं जो विजिबल लाइट में आ रहे हैं। और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये वेवलेंथ के बेस पे है, यानी इधर से आएंगे ना तो इस साइड पे शॉर्ट वेवलेंथ होगी। क्या होगी, शाबाश, गौर से देखें, इस साइड पे क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो आपको ऑलरेडी पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी, तो शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी, यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी होगी। इस साइड पे जब आप आ जाएं तो यहाँ क्या होगी, लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ, वेवलेंथ ज़्यादा होगी एंड लेस एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, ये उसके कंपैरिजन में कम होगी। जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी कम है। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये तो हो गई है वेवलेंथ की बात। और वेवलेंथ 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर ये रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये देखना है कि ये लाइट जब पड़ेगी तो ये करेगी क्या।
इस लाइट का रोल यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, ज़रा गौर से देखिए। नंबर 1, पहली बात, लाइट का काम फोटोलाइसिस करना है। क्या करना है? फोटोलाइसिस। ये लाइट के थ्रू होता है। फोटोलाइसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? फोटोलाइसिस इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन, और से देखना है शाबाश, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर with the help of sunlight, breakdown of water with the help of sunlight। ये हमारे पास क्या है? ये कहलाता है प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो फोटोलाइसिस विजिबल लाइट की वजह से हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा इसका काम ये है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर excitation of electrons from magnesium of chlorophyll to start the process of electron transport chain। क्लियर हो गई ना बात? लाइट के 2 रोल्स हैं यहाँ पे, फोटोलाइसिस कराएगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर कराएगा, और दूसरा क्या करेगा? एक्साइटेशन। किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन। किसके इलेक्ट्रॉन की? मैग्नीशियम की। कौन सा मैग्नीशियम? क्लोरोफिल वाला मैग्नीशियम। क्यों एक्साइट कर रहा है? ताकि प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन शुरू हो जाए, यानी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इससे शुरू होगा। तो लाइट का होना भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो दिस इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर एंड रोल ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 4, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का रोल क्या होगा, ज़रा उसको भी देखते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास क्लोरोफिल कौन सा, इसके टाइप्स क्या है, केराटिनाइड क्या है, क्लोरोफिल का क्या रोल है और केराटिनाइड का क्या रोल है। ठीक है, तो ज़रा पेज चेंज कर लेते हैं। इसके लिए एक दूसरा पेज यहाँ लगाते हैं ताकि हम उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सीख सकें। गौर से देखना है। ये देखिए ज़रा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से हम 2 पिगमेंट्स को यहाँ स्पेशली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एटसेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में बच्चों आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक को कहा जाता है हेड रीजन और दूसरे को कहा जाता है टेल रीजन। अब हेड में क्या है और टेल में क्या है ये देखें। हेड के अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक है मैग्नीशियम, द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, प्लस इसके साथ आपको मिलेगा पायरोल रिंग्स। तो ये कितने पायरोल रिंग्स होंगे, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 4 पायरोल रिंग होते हैं। 4 पायरोल रिंग को कलेक्टिवली पोरफायरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफायरिन। शाबाश, गौर से देखें। और ये टेल रीजन जो है ये यहाँ पे होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। क्या होगा? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा ये। क्लियर? थोड़ा सा स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रा कर लेते हैं, तवज्जो रखनी है आपने, शाबाश, गौर से देखना है। ये मैग्नीशियम हुआ। ये जो मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूँ तो बच्चे ये नाइट्रोजन नहीं बल्कि पूरे का पूरा रिंग है। नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है ये, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे होगा एक फंक्शनल ग्रुप, मैंने F लिख लिया, अब एक्सप्लेन करूँगा। जब फंक्शनल ग्रुप राइट साइड पे है तो टेल इस लेफ्ट साइड पे होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप इस लेफ्ट साइड पे है तो टेल पर राइट साइड पे, वही सिस ट्रांस वाली बात होगी। ठीक है, शाबाश, गौर से देखना है आपने। 2 क्लोरोफिल जो है इनके फंक्शनल ग्रुप्स आपस में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तवज्जो से देखे, शाबाश, इसको सीखना है, यहाँ से MCQs आ सकते हैं। एक है हमारे पास क्लोरोफिल A और दूसरा है क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B, इनमें फ़र्क फंक्शनल ग्रुप का है। क्लोरोफिल A का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये मीथाइल है। क्या है? मीथाइल, यानी कि CH3। क्लोरोफिल A का फंक्शनल ग्रुप मीथाइल है, CH3 है। तवज्जो रखें, शाबाश। क्लोरोफिल B का फंक्शनल ग्रुप
कार्बोनाइल है। क्या है? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल होता है CHO। क्या होता है? CHO होता है। तो ये कार्बोनाइल हमारे पास क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं यहाँ फार्मूले में डिफ्रेंशिएशन करूँगा। जब मैं क्लोरोफिल ए की बात करता हूँ तो इस क्लोरोफिल ए में हमारे पास टोटल 55 कार्बन है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंसेस को देख के आप फार्मूला सीख सकते हैं। क्लोरोफिल बी में भी क्या है? 55 कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में भी एक एक कार्बन है दोनों में। अगर मैं इधर हाइड्रोजन की बात करूं तो ये 72 है। तो यहाँ हाइड्रोजन एक है और यहाँ 3 है। इन दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो 2 हाइड्रोजन्स का फ़र्क है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन H70 होगा। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन देखें, इधर कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है तो ये हो जाता है O5। यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये हो जाएगा O6। यहाँ पे आ जाएगा 4 नाइट्रोजन, यहाँ भी 4 नाइट्रोजन, यहाँ भी 1 मैग्नीशियम और यहाँ भी 1 मैग्नीशियम। अब तवज्जो से अगर आप देखें तो दोनों फार्मूलों में फ़र्क किस चीज़ का है? दोनों फार्मूलों में H2O का, यानी एक जगह पे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो जहाँ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ 1 ऑक्सीजन कम है। फिर जहाँ 2 हाइड्रोजन कम है वहाँ 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फार्मूला बनेगा C55H72O5N4Mg, क्लोरोफिल ए है। फिर C55H70O6N4Mg, ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? शाबाश, तवज्जो से देखें। अब आपने ये देखना है MCQs के लिए कि कौन सा क्लोरोफिल कहाँ पे होता है। तो क्लोरोफिल ए ये होता है इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इन सब में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। फिर क्लोरोफिल बी की अगर बात करें, ये होता है इन हाइयर प्लांट्स। कहाँ पे? हाइयर प्लांट्स में होता है एंड एल्गी, कुछ एल्गी में भी होता है। फिर क्लोरोफिल सी, डी एंड ई, माइनर टाइप ऑफ क्लोरोफिल, ये आपको मिलेंगे एल्गी के अंदर। और फिर क्लोरोफिल एक और भी है जिसको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये आपको पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया के अंदर होगा। ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहाँ होगा? ये आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है इन चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस क्लोरोफिल का रोल क्या है? क्लोरोफिल का रोल क्या है और ये ए और बी कहाँ पे है, ज़रा इसको देखेंगे। बट थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ एक और पिगमेंट को जिसको कहा जाता है केराटिनाइड्स। क्या कहते हैं? केराटिनाइड। तवज्जो रखिए शाबाश बच्चे। केराटिनाइड जो है ये लिपिड इन नेचर है। क्या है? लिपिड इन नेचर है। कौन सा लिपिड इन नेचर है? ये केराटिनाइड आपको टर्पिनाइड मिलता है। क्या मिलता है? टर्पिनाइड। और ये 2 तरह के हैं ये टर्पिनाइड। कौन कौन से भाई? एक को कहा जाता है केराटीन और दूसरे को कहा जाता है ज़ेंथोफिल। एक केराटीन और दूसरा ज़ेंथोफिल। तो समझ लें इस बात को कि केराटीन इज़ फॉर ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज कलर एंड ज़ेंथोफिल इज़ फॉर येलो कलर। इसको याद कर लें, 4 कलर ये हो गए। और क्लोरोफिल के बारे में आपने ये पॉइंट याद कर लेना है, ज़रूर याद करना है। वो ये है कि क्लोरोफिल क्या करता है? इट एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट एंड रिपेल। ब्लू एंड रेड को एब्जॉर्ब करता है एंड रिपेल ग्रीन कलर। आगे आपको एक टॉपिक कराऊंगा, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप क्लोरोफिल और केराटिनाइड को मज़ीद पढ़ेंगे कि ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन से कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहाँ मज़ीद इसकी डिस्कशन होगी। ज़रा गौर से देखिएगा। इधर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाइट कहाँ पे पहले किस पे पड़ेगी और बाद में किस पे पड़ेगी। यहाँ से MCQ आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप MCQs में गलती ना करें। सबसे पहले लाइट आती है केराटिनाइड पे। ठीक है।
केराटिनाइड्स पे आती है, ये एसेसरी पिगमेंट है, ये इसके इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अभी डिस्कस करता हूँ इसको। फिर आती है लाइट क्लोरोफिल बी पे, क्लोरोफिल बी से आ जाती है क्लोरोफिल ए पे। ये इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको 2-3 एमसीक्यूज इसके समझा सकूँ। देखिए गौर से, पहला एमसीक्यू, लाइट पहले कहाँ पे पड़ेगी? आपने आंसर देना है केराटिनाइड पे। लाइट केराटिनाइड किसको देगा? आपने आंसर देना है क्लोरोफिल बी। लाइट क्लोरोफिल बी किसको देगा? आपने आंसर देना है क्लोरोफिल ए। इलेक्ट्रॉन स्पेशली इसके निकलेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्लोरोफिल ए से शुरू होगा। तो अगर ये एमसीक्यू पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा एसेसरी पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल बी को भी आप एसेसरी पिगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये केराटिनाइड का लाइट लेके क्लोरोफिल ए को दे देता है। तो क्लोरोफिल यहां लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट के पोर्शन को रिपेल करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे निकलेंगे, तो लाइट रिएक्शन यहां पे शुरू हो जाएगा। ये तो हो गई बात। इस केराटिनाइड के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। नंबर 1, ये केराटिनाइड क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। बट एक पॉइंट बच्चे जो यहाँ जहन में रखना है, आगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक में उसकी डिफरेंस भी कराऊंगा, बट यहाँ इस पॉइंट को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि केराटिनाइड कंट्रोल ऐसे करता है कि इंटेंस लाइट, हाई इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, हाई को लो कर देता है, मॉडरेट पे ले आता है, बट लो इंटेंसिटी को हाई नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि केराटिनाइड हाई इंटेंस लाइट को लो कर देता है, बट लो को हाई नहीं कर सकता। सेकंड, इसका रोल क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से? फ्रॉम गेनिंग ऑक्सीजन, ताकि वो जो रिएक्टिव फोटो सिस्टम होता है, वो जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन आया है वाटर से, वो दोबारा उस फोटो सिस्टम के अंदर ना चला जाए, फिर तो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भाई केराटिनाइड के 2 फंक्शंस आपने सीख लिए हैं। ये हाई इंटेंस को लो कर देता है, लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेता है, और फिर ये फोटो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बाय प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन को गेन ना कर सके। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास क्लोरोफिल एंड केराटिनाइड का कंसेप्ट है। आपने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी है: रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ photosynthetic pigments. In the next lecture, I am going to talk about a very most important concept called action spectrum and absorption spectrum of different पिगमेंट्स। हम देखेंगे कि क्लोरोफिल कौन से पोर्शन को एब्जॉर्ब और रिपेल कर रहा है, केराटिनाइड क्या कर रहा है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी देखनी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और फिर इसकी हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट। तो ये एक 2 डिफरेंट ग्राफ्स ड्रा करूंगा, उस ग्राफ के थ्रू आपने वहां से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।